क्या होगा जब वह नायक जिसने दुनिया को नष्ट किया अब खुद को बचाने के लिए अपने ही दुश्मनों का सामना करेगा? फ्रेरॉन स्टारलाइट ने अतीत में लौटकर दुनिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन 5 नायिकाएं जिनका खून उसके हाथों से हुआ अब उसे खत्म करने के लिए वापस आ चुकी हैं। क्या फ्रे अपनी गलती सुधार पाएगा या ये कहानी फिर से एक त्रासदी बन जाएगी? चलो देखते हैं। कहानी की शुरुआत हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ होती है, जो कहता है कि ये सब 1000 साल बाद हुआ। मैं इस वर्ल्ड का मेन हीरो फ्रेरियन स्टारलाइट हूँ। मैं आज भी नहीं समझ पाया कि इस दुनिया के साथ मैंने ये क्या किया। आज भी मैं सोचता हूँ कि क्या वो रास्ता जो मुझे उस दिन दिखाए गए भविष्य के आधार पर चुना वाकई सही है। हम फ्रे को देखते हैं जो अपनी तलवार डीमन लॉर्ड को दे रहा है। डीमन लॉर्ड उससे पूछता है, क्या तुमने सब कुछ ठीक कर लिया है और अपनी तलवार भी छोड़ दी है? तुम्हारी वजह से डीमंस को कोई काम नहीं करना पड़ा। डीमन लॉर्ड जो एक महिला है, फ्रे सोचता है कि उसने डीमन लॉर्ड के साथ मिलकर पूरी दुनिया को खत्म कर दी। डीमन लॉर्ड हंसते हुए उससे कहती है, दुनिया को तबाह करके हीरो का मुखौटा पहनना और अपने परिवार और दोस्तों का कत्ल करना, ये तो इतिहास में बेमिसाल क्रूरता है। फ्रे मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आपसे तारीफ पाना तो सम्मान की बात है। वो उसका ठोड़ी पकड़ डटाती है और धीरे से उठाती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तारीफ है? वो पूछती है। लेकिन अगर विनाश ही एकमात्र परिणाम है तो किसी के लिए जो अपने ही परिवार की जान ले ले, ये तो कोई हैरानी की बात नहीं है। वो जोड़ती है, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें अपना अधीनस्थ बनाऊंगी। ठंडी एक्सप्रेशन के साथ वो उसे धन्यवाद देता है और कहता है, यही मेरा एकमात्र रास्ता था। वो उसे बताती है कि मेरी सेना को तो अब तक बचे हुए लोगों को खत्म कर देना चाहिए था। ये तो केवल समय की बात है कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, सही। बाद में हम फ्री को देखते हैं, उसका सिर झुका हुआ है और वो कहता है कि जाने पहचाने जगह एक के बाद एक गिर रही हैं। वो लोग जिनसे मैं प्यार करता था, मैंने उन्हें अपने हाथों से मार डाला। एक फ्लैशबैक शुरू होता है। एक लड़की उससे पूछती है, क्या महल में सभी को मार डालने से क्या तुम खुश हो? मुझे इस बात का पछतावा है कि मेरी ताकत की कमी के कारण मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकी। ये लड़की एक ब्लैक मेज है जिसका नाम कैन है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो अपने गले पर चाकू रखती है और कहती है, मैं तुम्हारे दुखों को देखूंगी और इस बिखरते हुए दुनिया में तुम्हारे अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो अपने गले को काट कर अपनी जान दे देती है, जबकि फ्रे उसकी बेहोश होती हुई लाश को जमीन पर गिरते हुए देखता है। फिर सीन एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है, जहां एक लाल बालों वाली लड़की अपने कंधे को पकड़कर दर्द में कराह रही है। उसके शरीर में तीर गड़े हुए हैं। उन्हें डेमन किंग आर्मी के गंदे लोग, चाहे मैं कितने ही मारूं, वो आते ही रहते हैं। काश मैं अपनी जान देकर इस दुनिया के विनाश को रोक पाती। यह तो छोटी सी कीमत है, वह कहती है। ये है आर्चमेज एरिना। वह फ्रे की ओर देखती है और पूछती है, तुम जैसे हीरो को इनका आदेश मानने की क्या जरूरत है? गंभीर चेहरे के साथ वह एक जादू का प्रयोग करती है और कहती है, मैंने तुम पर थोड़ा भी भरोसा करके बेवकूफ़ी की। अगर तुम कर सकते हो तो अकेले जीने की कोशिश करो। फिर वह अपनी आत्मविनाश जादू को एक्टिवेट कर देती है, जिससे पूरा इलाका तबाह हो जाता है। दृश्य बदलकर एक महल में जाता है, जहाँ एक लड़की फर्श पर पड़ी है, चारों ओर राक्षसों से घिरी हुई। वह कहती है, 1000 सालों तक ये साम्राज्य किसी भी विदेशी खतरों के खिलाफ मजबूत खड़ा रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस विषय पर मैं सबसे अधिक भरोसा किया, उसी के कारण यह नष्ट हो जाएगा। वह साम्राज्य की राजकुमारी क्लोनिस 16 सनराइज है। उसकी आंखों में नफरत के आंसू हैं और वह उसे कहती है, फ्रे रेयान स्टारलाइट, भले ही तुम सड़ जाओ, तुम मेरे दिल में सबसे घृणित इंसान के रूप में हमेशा के लिए दर्ज रहोगे। एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ वह उसे खत्म कर देता है, जबकि उसका खून उसके चेहरे पर बिखर जाता है। फिर दृश्य एक जलते हुए चर्च में बदल जाता है, जहाँ एक लड़की क्रॉस पकड़े प्रार्थना कर रही है, हे भगवान, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। बुरे हीरो के कारण मुझे अंततः समझ में आया कि तुमने हमें पहले ही छोड़ दिया है। उसका नाम है सेंटस फेल रो एस्ट्रिड। जैसे ही फ्रे ने चर्च का दरवाजा खोला, वो बोली, हीरो नहीं फ्रे, मैं तुम्हारी क्रूरताओं को मौत के बाद भी कभी नहीं भूलूंगी। ये मेरा फर्ज है कि मैं भगवान को बताऊं कि तुम सच में किस तरह के इंसान हो। फिर दृश्य एक जलती हुई किले में बदल जाता है, जहां एक औरत की आवाज कहती है, यह मानवता का आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसलिए मैंने अपने जज्बातों को दबा रखा है और सब कुछ बारीकी से योजना बनाई है। दानवों की सेना के रास्तों से लेकर संसाधन प्रबंधन और यहाँ तक कि अपने खुद के निष्कर्षों तक, मैंने सब पर शक किया है। जैसे जैसे फ्री उसके करीब आता है, वो कहती है, लेकिन एक चीज है
जिसे मैं कभी नहीं समझ पाई। एक नरम मुस्कान के साथ और उसके चेहरे से आंसू बहते हुए वो कहती है, अभी भी जो भावनाएं मेरे दिल में तुम्हारे लिए हैं वो अभी भी बरकरार है। वो है जीनियस चांसलर सेरेना लूना मूनलाइट। हम देखते हैं कि उसका शरीर एक विशाल जलते हुए पत्थर से टकरा जाता है, खून हर जगह फैल जाता है और इस तरह मैंने अपने ही हाथों से एक विलेन बन गया, क्योंकि यह जरूरी था। फ्री ठंडे स्वर में यह निष्कर्ष निकालता है। डेमन किंग हंसती है, उसकी आवाज टूटते हुए वातावरण में गूंजती है। एक हीरो और एक डीमन लॉर्ड मिलकर ताकतवर हो गए हैं। ये तो कभी नहीं सुना। अब बस उस तलवार को नष्ट करना बाकी है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, फ्रे ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। बिल्कुल सही, उसने कहा, और अचानक उसकी हाथ में मौजूद तलवार चमकती नीली रोशनी छोड़ने लगी, जो चारों ओर के अंधेरे को रोशन कर रही थी। डीमन लॉर्ड की आत्मविश्वास से भरी मुस्कान डगमगा गई। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। तुम अब क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। फ्री अपने तलवार को मजबूती से पकड़े हुए खड़ा था। उसके होठों पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। उसने जवाब दिया, इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या है? मेरा प्लान तो बस यहाँ तुम्हारे साथ खत्म होना है। इससे एक रास्ता खुलता है दुनिया को बचाने के लिए। तलवार के चारों ओर की ऊर्जा और भी तेज हो गई, क्रैकलिंग के साथ। डेमन किंग ने अविश्वास में चिल्लाया, तुमने अभी क्या कहा? फ्रे की आवाज जोर से गूंजने लगी, पूरी तरह से दृढ़ और लगभग विजयी। उसके चारों ओर की ऊर्जा बेताब हो गई, जैसे उसका प्लान खुल रहा था। फिर सब कुछ काला हो गया। फ्रे अचानक जागा, पसीने में लथपथ, हांफते हुए। वह थोड़ी सांस लेने के लिए बैठा। उसकी सांसें बेतरतीब थीं। धीरे धीरे उसके चारों ओर का दृश्य साफ हुआ। उसने बड़े और जाने पहचाने कमरे में इधर उधर देखा और अपने आप से फुसफुसाया, बिल्कुल, यह मेरा घर है। उसने बिस्तर के किनारे अपने पैर लटकाए और जूते पहनते हुए खड़ा हुआ। फिर वह डेस्क की तरफ बढ़ा, जहां एक कैलेंडर पड़ा था। उसने उसे उठाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वाकई में, अकादमी में एडमिशन से एक दिन पहले, जैसा मैंने सोचा था, उसने मर्मर्ड किया। फ्री की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, सिस्टम, और उसके सामने एक चमकती स्क्रीन प्रकट हो गई। उसने जिस टेक्स्ट को पढ़ा, उसमें लिखा था कि एक बार दुनिया को तबाह करने वाले किसी के लिए भाग्य का क्या मतलब है। एक असली विलेन की तरह दिखावा करके दुनिया को बचाने का रास्ता खुलता है। अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हें बेजोड़ खुशी मिलेगी। उसकी नज़रें उन शब्दों पर टिक गईं और उसके होठों पर एक कड़वे मीठे मुस्कान आई। ये तो मेरे अपने हाथों से दुनिया को नष्ट करने और डेमन किंग के साथ मरने का इनाम है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं आखिरकार इसमें दाखिल हो गया हूँ। भावनाओं में बहे फ्री ने कैलेंडर का पन्ना फाड़ दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने कसम खाई कि इस बार वह सबको बचाएगा। 10 साल पहले युवा फ्रीरियो, जो बेरली 10 साल का था, अपने पिता के साथ चल रहा था। उसने एक पुराने पर्चे पर लिखे अजीब से प्रतीकों की ओर जिज्ञासा से देखा। ये कौन से कीड़े जैसे अक्षर हैं? उसने मासूमियत से पूछा। उसके पिता ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। इनको ना कहते हैं। केवल वही लोग जो नायक घर स्टारलाइट की रक्त रेखा को विरासत में लेते हैं इन्हें पढ़ सकते हैं। फ्रे थोड़ा उलझन में पड़ गया और पूछा, पर क्यों? उसने सवाल अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि उसके पिता की आवाज और गंभीर हो गई। द्वार पर पहुंचते ही उसके पिता ने कहा, अब से तुम्हें अकेले जाना होगा। फ्रे की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आवाज में घबराहट थी। मुझे अकेला क्यों जाना है? क्या होने वाला है? उसके पिता उसके सामने घुटने के बल बैठ गए और उसके कंधों पर मजबूती से हाथ रखा। सामने डटकर खड़े रहो फ्रे। तुमने साम्राज्य में फैल रही भविष्यवाणी के बारे में सुना है ना? फ्रे ने झिझकते हुए सिर हिलाया। जब डीमन किंग गायब होगा, उसका उत्तराधिकारी प्रकट होगा। 1000 साल बाद दुनिया नष्ट हो जाएगी, लेकिन उस पल एक नया हीरो दुनिया को बचाने के लिए सामने आएगा। फ्रे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। हाँ, मुझे पता है कि यह पूर्वजों की इच्छा है जिन्होंने डीमन किंग को हराया, है ना? उसके पिता ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह सिर्फ उस भविष्यवाणी का एक हिस्सा है जो साम्राज्य को पता है। हमारे परिवार में एक और हिस्सा है। फ्रे का दिल जोर से धड़का। कौन सा हिस्सा? उसके पिता की आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई, जिसमें गहराई थी। एक भविष्यवाणी जो कहती है कि डीमन किंग की हार के 1000 साल बाद दोनों के उत्तराधिकारी डीमन लॉर्ड और हीरो सामने आएंगे, और वो 1000 साल का समय बिल्कुल अब है। नर्वस होकर फरे आगे बढ़ा और उस कमरे में गया जिसका जिक्र उसके पिता ने किया था। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, उसे एक अकेलेपन का एहसास हुआ। उसने डेस्परेशन में दरवाजे पर धक्का मारा और अपने पिता को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कमरे के बीच में एक पेडेस्टल से रोशनी निकलती है,
जिसने उसकी नजर खींच ली। उसने आश्चर्य से सांस ली जब उसने देखा कि वह दिग्गज हीरो की तलवार है जो एक अद्भुत ऑरा से चमक रही थी। वह एक कदम और बढ़ा और अपना हाथ बढ़ाया, इसे छूने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आवाज आई जो उसे रोकने लगी। ये अभी भी तुम्हारे लिए बहुत है। फ्रे अचानक एक आदमी को देखकर पीछे कूद गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह पीछे हट गया। तुम कौन हो? आदमी ने उसे घूरते हुए कहा। क्या तुम अपने पूर्वज का चेहरा भी नहीं पहचानते? फ्रे ने भ्रम में पलकें झपकाईं और फिर भौहें चिढ़ाईं। अरे ये तो अजीब है, मेरे पूर्वज तो हैंडसम आदमी होना चाहिए था, है ना? आदमी का चेहरा गुस्से से कस गया। बच्चे, क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो? फ्रे दुखी होकर कुछ नहीं बोला। आदमी ने एक गहरी सांस ली और आंखें घुमाई। खैर, तुम यहाँ इस दुनिया को जीतने के लिए आए हो, सही? फ्रे अभी भी उलझन में था। उसने सिर हिलाया। जीतना? नहीं, मैं बस इसलिए आया क्योंकि मेरे पिता ने कहा था कि अगर मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूँ तो मुझे आना होगा। आदमी ने उसकी ओर इशारा किया। ये भी जीतने का एक हिस्सा है, तो तुम गलत नहीं हो। आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। बस अभी सुनो, जिस दुनिया में तुम रहते हो इसे हार्ड मोड कहा जा सकता है। नहीं, ये सिर्फ एक बुरा अंत नहीं है। फ्रे की आंखें चौड़ी हो गईं जब आदमी ने अपना हाथ फ्रे के चेहरे पर रख दिया। देखना ही विश्वास करना है। अचानक फ्रे चिल्लाया दर्द में। उसकी नजरें धुंधली हो गईं, जैसे दर्द उसके सिर में फैल गया। चारों ओर की दुनिया उसकी आंखों के सामने जल गई और उसके दोस्तों के चेहरे एक एक करके उसके सामने आए, बेजान और टूटे हुए। उसका दिल बैठ गया जब उसने समझा कि वो क्या देख रहा है। आदमी की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। यह वो दुनिया है जो तुम देखोगे अगर तुम गलत रास्ता चुनोगे, एक निराशा से भरी हुई दुनिया। फ्रे जमीन पर गिर पड़ा, सांस के लिए हांफते हुए। उसका शरीर सदमे में कांप रहा था, जैसे भविष्य का आतंक उसे पकड़ रहा हो। आदमी उसे देख रहा था, एक ठंडी बेजान चेहरे के साथ। अंदर से उसने उस पल का महत्व समझ लिया। फ्रे ने अभी अभी सब कुछ खोने की प्रक्रिया देखी थी जो उसे प्रिय था। उस आदमी की आवाज ने खामोशी तोड़ी और अब वो और भी ठंडी थी। मुझे अपना चुनाव बताओ। फ्रे के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में गहरा दुख था। मैं करूंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मेरे पूर्वज की तरह मैं उन सभी की रक्षा करूंगा जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। उस आदमी का व्यवहार थोड़ा नरम हुआ। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें खुशहाल अंत तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सिखाऊंगा। वह आगे बढ़ा और अपने हाथ से फ्रे के चेहरे पर हल्का सा स्पर्श करते हुए, अपने आप, अपने प्रियजनों और दुनिया को बचाने का यही एक रास्ता है। ये कोई आसान रास्ता नहीं होगा। तुम्हें अपने हाथों से दुनिया को खत्म करना होगा और डेमन किंग के साथ मरना होगा। जैसे ही तुम छिपे हुए रास्ते में कदम रखोगे, नए परीक्षण तुम्हारा इंतजार करेंगे, लेकिन हिम्मत मत हारना। यही एकमात्र रास्ता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वर्तमान में लौट आते हैं। फ्रे खुद से कहता है, अब मैं खुशियों की ओर बढ़ने के लिए तैयार हूँ। पहले की तरह कुछ नहीं बदला है, लेकिन एक बात अलग है, वो है सिस्टम। ये एक नई क्षमता है जो भविष्य में काफ़ी काम आएगी। मैं इसके सामने आने वाला हूँ। ये उस भविष्यवाणी की किताब से काफ़ी मिलती जुलती है जो मैंने बचपन में देखी थी। इस स्तर पर मुझे इसे पहले प्रयास में ही संभाल लेना चाहिए। रास्ते में मेरे पूर्वज ने इस क्षमता का इस्तेमाल करने के तरीके भी बताए थे। अगर मैं सिस्टम को मास्टर कर लूँ और इसे अंत में पूरा कर लूँ तो मैं उस दुनिया की रक्षा कर सकता हूँ जहाँ सभी लोग रहते हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और एक आवाज़ आती है। यंग मास्टर, ये कानिया है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो मुस्कुराता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। वह मन ही मन सोचता है कि यहाँ पहुँचने के लिए उसने कितनी मेहनत की है, तो अब थोड़ा ब्रेक लेने का समय है। अब हमें दिख रहा है कि सिस्टम अपडेट हो गया है और वो बुदबुदाता है कि उसके बचपन के दोस्त केन की मुस्कान देखे हुए काफ़ी समय हो गया। सिस्टम लाल हो जाता है और ये संदेश दिखाता है, झूठे विलेन का रास्ता। अगर तुमने अपने जीवन में ऐसे बुरे काम करने का फैसला किया जो दुनिया को नष्ट कर देते हैं, तो इस जीवन में सिस्टम तुम्हें ऐसे काम करने पर मजबूर करेगा। अगर तुम्हारे अच्छे कामों का पता चल गया तो इसके लिए सज़ा है, जिसमें पाबंदियों की वजह से ताकत बहुत कम हो जाएगी। ये ज़रूरी है छिपे हुए कारणों को समझने के लिए। सिस्टम ये दिखाता है कि हर बुरे काम से पॉइंट्स जमा होते हैं और इन्हें ज़रूरी चीज़ें या कौशल खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अचानक सिस्टम लाल झलकता है और उसे चेतावनी देता है। फ्रे अचानक नोटिफिकेशन पर सतर्क हो जाता है। जैसे ही केन कमरे में प्रवेश करती है, वह उससे पूरी नफरत से घूरती है। फिर सिस्टम उसे बताता है कि 5 हेरोइन पिछले जीवन की यादें रखती हैं। वह इस रहस्योद्घाटन से चकित हो जाता है और समझता है कि उसने एक बड़ी गलती की है। वह डर से कांपता है और कहता है, ये हत्या की मंशा क्या है? कानिया, मेरी बटलर, जन्म से ही काले जादू से शापित है जो उसकी जीवन शक्ति को चूस लेता है।
वह भी भविष्यवाणी में जिक्र की गई 5 मुख्य नायिकाओं में से एक है। अगर कानिया को पिछले जीवन की यादें हैं तो उसे उस पल की याद आती है जब उसने उससे कहा था, बिना माता पिता के होना तुम्हें खास नहीं बनाता, क्या तुम भी बाहर फेंकी जाना चाहती हो। जब उसने उसके सिर पर पैर रखा, फ्रे घबरा जाती है, सोचते हुए कि वो किसी भी पल मुझे मार सकती है। कानिया फिर उससे पूछती है, यंग मास्टर, क्या आप अब भोजन करेंगे। वह नर्वस होकर जवाब देता है, आह हाँ, बस मुझे वही लाना। वो उसे गुस्से से घूरती है और बोलती है, समझ गई। फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती है जैसे ही वो कमरे से बाहर जाती है। फ्रे डर के मारे कांपता है और कहता है, उसकी ठंडी आंखें ये बताती हैं कि उसे सब कुछ याद है, बिना किसी शक के। फिर वो खुद से कहता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे अभी तैयारी करनी होगी। अचानक उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है जो बताता है कि सिस्टम ने पास में ज़बरदस्त हत्या की मंशा का पता लगाया है। वो बुदबुदाता है, हत्या की मंशा, जैसे ये बताना कोई बड़ी बात है। मैंने तो पहले ही बहुत कुछ महसूस किया है। उसकी स्किल हर दिन एक बार खतरे का पता लगाती है, लेकिन अभी वो सिर्फ लेवल 1 पर है, तो वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। वो नर्वसली कहता है, अभी जो टारगेट पहचान में आया है वो कानिया है, लेकिन अगर उसने मुझे अपने ही मास्टर को मार दिया तो वो भी बिना दाग धब्बे नहीं बचेगी। वो ऐसा क्यों करेगी? क्या उसे मुझसे इतनी नफरत है कि वो मुझे मारना चाहती है? तभी उसे अपने दरवाजे से एक हत्या की आभा महसूस होती है जब कानिया बोलती है, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। वो सोचता है, उसने मुझे जरूर श्राप दिया है। खाने में काला जादू है जो मुझे जल्दी मौत की ओर ले जा रहा है। जब वह कटोरी लेती है तो वह झुककर कहती है, आपका खाना अच्छा लगे। वह सोचता है, उसके जैसे किसी के लिए जो सब कुछ याद रखता है मैं तो बस कचरा हूँ। ठीक है, लगता है मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। फिर वह उससे कहता है, ठोको। वह उसकी तरफ देखती है और वह गुस्से में चिल्लाता है, किसने कहा तुम्हें ये लाने के लिए? मुझे एक सैंडविच लाओ। वह सूप की कटोरी उसकी तरफ फेंक देता है। वह मुश्किल से बचती है। अचानक आवाज के बदलाव से चौंक जाती है। नोटिफिकेशन आता है, तुमने एक गलती की, पल्सिक विलेन पॉइंट। कानिया फिर कहती है, ठीक है, मैं अभी ला कर देती हूँ, और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर भाग जाती है। वो कमरे से बाहर जाते ही राहत की सांस लेती है। कुछ मिनट बाद कानिया उसके कमरे में सैंडविच लेकर आती है। वो सैंडविच को देखता है जो एक अजीब सी आभा फैला रहा है और कहता है, इसमें तो चीज़ नहीं है, इसे दोबारा बनाओ। वो जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिल्लाता है, क्या तुम मुझसे बदतमीज़ी कर रही हो? वो घबरा कर कहती है, नहीं, और दूसरी डिश बनाने के लिए चली जाती है। जब वो नई डिश लेकर आती है तो वो झूठी वजह बनाता रहता है, क्योंकि हर बार नई नई रीमेक्स की मांग करना ठीक नहीं है, और हर बुरे काम के बाद वो और भी ज़्यादा झूठे विलेन पॉइंट्स इकट्ठा करता जा रहा है। 8वीं बार में कानिया मुश्किल से खड़ी हो पा रही है। वो घबरा कर इधर उधर हाथ चला रही है और उसे सैंडविच देती है। वो उसे देखता है और सोचता है, तुम सच में अजीब तरह से ज़िद्दी हो, है ना? उसने बार बार इसे फिर से बनाया जब तक उसकी जादू की शक्ति बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गई। वो सैंडविच लेता है और उसे अपने मुंह के पास लाता है। कानिया खुशी खुशी देखने लगती है, लेकिन फिर वो अचानक उसे फेंक देता है और कहता है, असल में मुझे लगता है कि मैं पहले वाला सूप लूँगा। वो घुटनों के बल गिर जाती है और वो उसे फिर से बनाने के लिए कहता है। वो उठकर ऐसा करने लगती है, लेकिन फिर बेहोश हो जाती है। फ्रे उसे गिरने से बचाने के लिए उसके हाथ को पकड़ लेता है, मुस्कुराता है, उसके सिर पर थपकी देता है और कहता है, क्या बुरा इत्तेफाक है, काश मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ हंस सकता। जैसे ही वो उसे बिस्तर पर रखता है वो मर्मर्स करता है, अंक अर्जित करना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा जानलेवा है। अब मैं कानिया की जीवन शक्ति को फिर से भर दूंगा, इससे पहले कि हालात और बिगड़ें। कानिया की काली जादू को स्थिर करने का एकमात्र तरीका है उसके श्रापित शरीर में किसी और की जीवन शक्ति से भरना। स्विंगल वो अपनी जीवन शक्ति उसे देता है तो वो दर्द में कराहता है और कहता है, वैसे भी मैं ज़्यादा दिन नहीं जीने वाला, तो उसे ज़िंदा रखने के लिए अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल करना बेहतर लगता है। फिर वो एक लंबी सांस लेकर कहता है, अभी के लिए मुझे इस बेकार की स्थिति का सामना करने के लिए एक रणनीति बनानी होगी। असली योजना के साथ आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। वो कैलेंडर उठाकर कहता है, मुख्य मिशन शुरू होने में लगभग 2 महीने बाकी हैं, तब तक मैं चुपचाप रहूंगा, बिना ध्यान खींचे धीरे धीरे तैयारी करता हूँ। मैं खुद को छिपाए रखना चाहता हूँ और अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। वो फिर से साइड करता है और कहता है, लेकिन भविष्यवाणी में जो नहीं है उससे शुरुआत करना। मुझे एक ब्रेक दो। कानिया के अलावा अभी भी 4 और मुख्य नायिकाएं हैं और उनमें से एक मेरी मंगेतर है। मुझे अभी अपनी मंगेतर के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कुछ समय के लिए यात्रा पर रहेगी। फिर बची हुई राजकुमारी क्लाना है जिसे रॉयल फैमिली ने छोड़ दिया है। उसके पास मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोई ताकत नहीं है, जिसका मतलब असली मुसीबत फेयरलॉक और एरिना है।
मैं अकादमी में अक्सर संतनी फेयरलॉक से मिलूंगा, जो चर्च की एक नाइव मोहरे हैं, लेकिन कोई भी गलती मुझे सामाजिक रूप से बर्बाद कर सकती है। असली खतरा एरिना है। वो बेहद लापरवाह और आवेगी है। वो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के मार सकती है। और फिर कनिया है, क्योंकि उसकी बहन मेरी बंधक है। वो मुझे सीधा नहीं मारेगी, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर झूठे विलेन पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे। अगर मेरे पास पर्याप्त ताकत या बचने के कौशल नहीं हुए तो मुझे जल्दी ही मार दिया जाएगा। कनिया से मिलने वाले पॉइंट्स की संख्या भी सीमित है। जितना ज़्यादा खतरा, उतनी ही तेजी से पॉइंट्स और इकट्ठा हो जाते हैं। जब मैं अब तक इकट्ठी की गई जानकारी और भविष्यवाणी की किताब का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे कुछ प्रगति करनी चाहिए। मैं कल तक सब कुछ व्यवस्थित करने की कोशिश करूंगा और फिर असली लड़ाई शुरू होगी जब मैं अकादमी में एडमिशन लूंगा। बाद में फ्री ने फर्श पर बैठकर महसूस किया कि वह भविष्यवाणी की किताब में इतना खो गया था कि सुबह हो गई थी। उसने कन्या की तरफ देखा और धीरे से खुद से कहा, लगता है मुझे अब उसे जगाना चाहिए। बड़ी मेहनत से उसने उसे उठाने में कामयाबी पाई। उसे फर्श पर रखकर उसने बड़बड़ाया कि वो बहुत भारी है। गहरी सांस लेते हुए उसे पता था कि अब अपने नापाक इरादे शुरू करने का वक्त आ गया है। उसने उसकी तरफ देखा और चिल्लाया, अरे तुम सोने का प्लान कब खत्म कर रही हो? कन्या अचानक की आवाज से जाग गई और उसे तिरस्कार भरी नजर दी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ये चेहरा क्यों बना रखा है? क्या तुम्हारे पास कोई शिकायत है? जैसे ही वो खड़ी हुई उसने कहा, आज अकादमी का पहला दिन है ना? जल्दी करो और गाड़ी तैयार करो। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जैसा आप चाहें, और दरवाज़ा बंद करते हुए चली गई। फ्रे को उसके लिए अफसोस हुआ। फिर उसने सिस्टम पर नज़र डाली। अभी भी सिर्फ 100 अंक हैं। लगता है मुझे कोई स्किल्स या आइटम खरीदने के लिए कम से कम कुछ 100 अंक चाहिए। उसने खिड़की से कानिया की तरफ देखा और बड़बड़ाया, लगता है मुझे इन्हें थोड़ा थोड़ा करके कमाना पड़ेगा अगर मैं मरना नहीं चाहता। फिर सांस छोड़ते हुए उसने कहा, ये एक मज़ेदार अकादमी की ज़िंदगी होने वाली है। सीन एकेडमी पर गया। अकादमी में कुछ छात्रों ने फ्रे की तारीफ की। कह रहे थे कि उसकी प्रवेश समारोह की स्पीच इतनी भावुक थी कि सब उसकी तरफ आकर्षित हो गए। वो उसे एक गिलास शराब देता है, जबकि लड़कियां उसकी ध्यान पाने के लिए मचल रही हैं। फ्रे ने खुद से हंसते हुए कहा, मैं अपनी प्रतिभा और सुंदरता के लिए मशहूर हूँ। इन गिद्धों के इरादे तो बिल्कुल साफ हैं। एक छात्र ने बोलते हुए कहा, लॉर्ड फ्रे, हम आपके सामने अपने उत्पादों को रॉयल पैलेस में रखने का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमने आपकी खुशियों के लिए कुछ आम महिलाओं को भी लाया है। फ्रे ने शराब की एक चुस्की ली, जैसे वो सोच में हो। मैं तुम्हारी सच्चाई देखने के बाद ही फैसला करूंगा, उसने कहा, जबकि भीतर ही भीतर साई करते हुए सोचा, क्या इन लोगों को सिर्फ पैसे और औरतों की ही फिक्र है? उसने अपने प्लेट की तरफ देखा, जैसे उसने जोर से अपने कांटे से मांस का एक टुकड़ा चुभो दिया। ये सिर्फ डीमन लॉर्ड नहीं है, मुझे इन सड़े गले नब्बों के बारे में भी कुछ करना है, उसने अपने मन में सोचा। लेकिन उसे पता था कि अभी उन्हें नाराज करना सही नहीं है। अगर मुझे अंक हासिल करने हैं तो मुझे इन बेकार लोगों के साथ खेलना जारी रखना होगा। अचानक उसकी ध्यान कहीं और चला गया जब उसने शोर सुना। एक आवाज चिल्लाई, तू बेवजह की औरत! और एक दूसरी लड़की चिल्लाई, मुझे जाने दे। फ्रे की आंखें संकीर्ण हो गईं जब पहले वाले एक छात्र ने एक लड़की को खींचा। लाल बालों वाली लड़की को उसके बालों से पकड़कर पेश किया गया। हम तुम्हारे लिए कुछ औरतें लाए हैं, मजे लो, उसने घमंड से कहा। फ्रे का दिल बैठ गया जब उसने लड़की को पहचाना। वो एरिना थी, चोटिल और बैटर्ड। नहीं, एरिना पकड़ी नहीं जा सकती, फ्रे ने सोचा। उसके दिल में घबराहट बढ़ रही थी। उसकी खासियत आग का जादू है, लेकिन वो दूसरे तत्वीय जादू भी इस्तेमाल कर सकती है। वो तो जीनियस है, कोई भी उसके साथ नहीं निपट सकता। तभी उसे समझ में आया, उसे जानबूझकर पकड़ी गई होगी, सबको एक साथ खत्म करने की योजना बनाई होगी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, जैसे उसने जल्दी से स्थिति का आकलन किया और वह सिस्टम में कुछ तलाश करने लगा जो मदद कर सके। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने एड को देखा, एक डिफेंस बूस्ट जो लक्ष्य को एक जानलेवा वार से बचा सकता था। बिना किसी झिझक के उसने जल्दी से अपग्रेड खरीद लिया। फ्री ने एरिना की तरफ बढ़ते हुए पहले से कमा चुके पॉइंट्स का इस्तेमाल किया, जो कानिया से मिले थे। इस तनावपूर्ण स्थिति में बहुत काम आए। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उसे उस पल का भारीपन महसूस हुआ। एरिना ने गुस्से में दांत पीसे, साफ तौर पर अपने क्रोध को काबू में रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। अचानक फ्रे की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। एरिना का माना नहीं है। फ्रे की आंखें चौड़ी हो गईं। माना के खत्म होने पर उसे चौंका दिया। उसने सोचा, क्या एरिना अपने माना को इकट्ठा कर रही है और एक साथ फेंकने की योजना बना रही है? एरिना की आवाज़ अचानक हवा में गूंज उठी। उसकी नाराज़गी साफ नजर आ रही थी।
तुम गंदे कमीने इस बार बच नहीं पाओगे। पहले के एक आदमी ने, जो अभी भी उसके बालों को पकड़े हुए था, तिरस्कार से कहा, गंदी औरत, तुम्हारा एकमात्र मकसद हमें खुश करना है तो चुप रहो और चूसो। फ्रे की आवाज़ ठंडी हो गई जब उसने बीच में ही कहा, निकलो यहाँ से। कमीना फ्रे के अचानक आदेश से चौंक गया और हकलाते हुए बोला, तुमने क्या कहा? फ्रे ने तेज आवाज में कहा और उसने अपना शराब का गिलास दीवार पर फेंकते हुए चिल्लाया, भाग जा, मैं इस औरत के साथ मस्ती कर रहा हूँ। दोनों आदमी भागते हुए कहने लगे कि फ्रे मजा लो। जैसे ही कमरा खाली हुआ, फ्रे ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए एरिना को ठोड़ी से पकड़ लिया। चलो एक शांत जगह पर मजा करते हैं, उसने कहा। एरिना की आंखें तिरस्कार से भर गईं। क्या घटिया आदमी है, उसने उस पर थूकते हुए कहा। अगर ऐसा होता तो मुझे तुम्हें राक्षसों की सेना की जगह अंतिम जादू से मार देना चाहिए था। फ्री ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे लगता है कि पहले तुम्हें सिखाना होगा कि उस घमंडी मुंह को कैसे बंद करना है। एरिना ने अपनी आंखें बंद की। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। कितनी बुरी बात है, आधी रात से पहले पकड़ी गई। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसे फ्रे जमीन पर बेहोश पड़ा मिला, शराब के नशे में। दूसरी लड़की, जो काफी राहत में थी, फुसफुसाई, लगता है वो बेहोश हो गया है, चलो जल्दी भागते हैं। जैसे ही वे भागी, लड़की ने कहा, हम भाग्यशाली हैं कि मैंने सुना अगर पकड़ी गई तो तुम्हारी किस्मत बहुत खराब होगी। वो ऐसा गंदा इंसान है जो आम लोगों को गुलाम समझता है। फ्रे ने अपनी आंखें खोली और कमरे को देखा कि कोई नजदीक तो नहीं है। उसने राहत की सांस ली। सबको अपने ऑस्कर के काबिल एक्टिंग स्किल्स से भगा दिया था। ये बेखौफी का काम सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसे इमरजेंसी डिफेंस बूस्ट मिला था। उसने समय देखा, घड़ी में 12 बज रहे थे। तभी इमरजेंसी डिफेंस बूस्ट अचानक गायब हो गया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, टारगेट एरिना डिटेल्स, मिडनाइट का श्राप। संदेश जारी रहा, मिडनाइट का श्राप टारगेट के लिए 12 बजे अगले दिन मौत की घोषणा करता है। साल में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जादूगर का 1 साल तक मना का खाली रहता है। फ्रे ने राहत की सांस लेते हुए कहा, दूसरे शब्दों में ये तो बहुत करीब था। फिर उसकी नजर कानिया पर गई, जो उसकी तरफ चलकर आ रही थी। उसकी आंखों में ठंडी और सोच समझ वाली नजर थी। उसने एक बेभाव से मास्टर कहा और नोट किया कि उसे यहाँ सोना नहीं चाहिए। जब उसने उसे उठाने में मदद की तो फ्रे ने हल्का सा उसके गाल में छुटकी ली और कहा, मैं अभी चल नहीं सकता, तुम मुझे उठाकर ले चलो, मुस्कुराते हुए। कानिया की आंखें सिकुड़ गईं। वो साफ तौर पर चिढ़ी हुई थी। बिना कुछ और कहे उसने उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लगी। अगर तुम हमेशा ऐसे ही मानते रहोगे तो अच्छा होगा, फ्रे ने फुसफुसाया। उसका मन थोड़ी देर के लिए तनाव से एक मजेदार ख्याल की ओर चला गया। कानिया ने हल्की आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, फ्रे, तुम अभी भी एक घटिया आदमी हो। उसकी बातें सुनकर फ्रे चौंक गया। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। फिर कानिया ने अपनी आवाज में ठंडक भरते हुए कहा, अगर मेरी बहन नहीं होती तो मैं तुम्हें अभी मार देती। फ्रे की आंखें चौड़ी हो गईं जब कानिया की बहन की यादें उसके मन में दौड़ गईं। उसने उनके कुछ लम्हों को याद किया, जो बचपन की यादें थीं, जब उसने उसे एक प्यारा सा तोहफा दिया था और चेहरे पर चमकीली मुस्कान थी, या जब वह एक पेड़ पर चढ़ा था उसकी टोपी लेने के लिए और गिरकर उसके हाथ में चोट लग गई थी, जबकि सबने उसे चेतावनी दी थी। कानिया की आवाज़ ने उसे इन यादों से बाहर खींच लिया। उसकी आवाज़ ठंडी थी, मेरे लिए इंतज़ार करो फ्रे, जब मैं अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित कर लूँगी तो मैं तुम्हारी सांसें रोक दूँगी।